नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए। तो किस प्रकार रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा 151 नंबर कि निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो ऑप्शन ए है कि केवल ठोस अवस्था में होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही हमें सही मिल गया है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया भौतिक गुण नहीं है, तो ये केवल ठोस अवस्था में नहीं होती हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके क्या गुण होते हैं हम लोग यहाँ पे इसके डिस्कस करेंगे। जैसे आपका हो जाएगा पहला कि अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती हैं, तो पहला तो गुण यही होता है धातुओं का। और सेकंड आपका हो जाएगा कि ये धातुओं की तरह कठोर ना होकर भंगुर होती हैं, तो ये सेकंड आपका हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। और चौथा हो जाएगा कि इनके अगाध वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो इनमें क्या गुण नहीं पाया जाता है? अगाध वर्धनीयता और तन्यता। तो ये हम लोग पिछली क्लास में इसको डिस्कस किए थे और यहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो पिछली क्लास को आप जरूर देखें। और अगला पॉइंट हो जाएगा 5 नंबर कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तो ये हो जाएंगे आपके अधातुओं के कुछ इंपॉर्टेंट गुण, इनको याद रखना है। अब अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो ये होती हैं आपकी अधातुएं जो तीनों रूपों में पाई जाती हैं। तो यहाँ से अधातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं, या जिसे कहते हैं धातुओं से भिन्न तत्व ये होते हैं आपके अधातु। और अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या आपकी कितनी रही है? ये रही है 27, जिसमें आपकी 11 गैसें, 15 ठोस और 1 द्रव है। जैसे आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपकी गैसीय धातु हो जाएंगी। ब्रोमीन द्रव, ये आपकी अधातु हो जाएगी। सल्फर, आयोडीन, कार्बन और फास्फोरस, ये आपके ठोस अधातुएं हो जाएंगी। तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका कहा गया है कि अधातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है कि सभी अधातुएं चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि सभी धातुएं जिसमें पारा को छोड़कर तरल में है और ये मुलायम होती हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं धातु। तो मेटल ये आपके होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका हो जाएगा कि सोडियम जिसका प्रतीक होता है यानी पोटेशियम, आयरन, कॉपर इत्यादि, ये आपकी होती हैं धातुएं। और धातुएं अगाध वर्धनीय होती हैं, इन्हें हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे आपका हो जाएगा सोना और चांदी, ये आपकी सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातुएं होती हैं। और सभी धातुएं चमकदार होती हैं तथा इनमें पालिश किया जा सकता है। और सभी धातुएं जिसमें आपका पारे को छोड़ देंगे, ये आपका एक अलग हो जाएगा। तो ये आपकी तरल और मुलायम नहीं होती हैं। तो सिर्फ आपका तरल और मुलायम ये आपका पारा होता है। वहीं आपका बल्कि ठोस एवं सख्त भी होती हैं। तो जो भी आपकी धातुएं होती हैं तरल और मुलायम ये नहीं होती हैं, लेकिन आपकी ठोस और सख्त ये आपकी होती हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्र या लचीली है? तो ये होती है आपकी Ag। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो Ag को हम लोग क्या कहते हैं? ये होती है आपकी चांदी, तो इसे आपको याद रखना है। जैसे आपकी लचीली धातुओं का क्रम इस प्रकार जैसे हो जाएगा, तो सबसे लचीली हो जाएगी सोना, फिर चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, टिन, सीसा, जिंक एवं लोहा। तो ये आपकी हो जाएंगी सबसे लचीली धातुएं। अतः दिए गए विकल्प में चांदी सबसे लचीली हो जाएगी। यदि यहाँ पे ऑप्शन दिया होता सोने का, मीन से इसका प्रतीक हो जाएगा Au, तो सबसे लचीली यही आपकी हो जाती। फिर सेकंड पे आपकी आती चांदी, तो Ag आपकी सेकंड पे आती, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में Au नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें हम लोग मिलाते हैं कार्बन,
तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके एलपीएन टेक्नीशियन में भी यहाँ से एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अभी जो रेलवे के एग्जाम हुए थे तो वहाँ पे ये डिक्टिव क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट हुए थे, तो इसीलिए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी रेलवे के एग्जाम नहीं हुए हैं तो वहाँ पे यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो इसके आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य कम होती है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। और इस्पात लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा ये आपकी होती है 1.5% तक होती है। तो इससे याद रखना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। तो अगला आपका हो जाएगा कि सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Ag भी दिया गया है और Au भी दिया गया है। तो हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए थे, यदि आपका Au सबसे पहले दिया जाए ऑप्शन में और Ag भी, तो सबसे पहले हम लोग Au को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड पे आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा Ag। तो वहाँ पे आपका Au नहीं दिया था लेकिन आपका Ag दिया था, तो इसीलिए Ag हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे Au पहले दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो एल्युमिनियम, कापर या चांदी, निकेल, जिंक, टिन और क्रोमियम ये आपकी होती हैं अलोह धातु हैं, जिनमें कापर, एल्युमिनियम, सोना तथा चांदी ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और सोना सबसे अधिक तन्यशील धातु है। क्रोमियम संक्षारण की प्रतिरोधी धातु है। और जिंक का प्रयोग धातुओं पर प्लेटिंग क्रिया में किया जाता है। और टिन धातु में बुश बनाए जाते हैं। तो जो भी आपके बुश बनाए जाते हैं ये टिन धातुओं के बनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन जरूर करते रहना। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। तो मैलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? तो ये एक प्रकार की आपकी धातु ही होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2016 में एनटीपीसी में आपका पूछा गया था। तो मैलिएबल के गुण को धातु दर्शाता है। इसका अर्थ ठोस धातु के लचीलेपन से है और सोना में मैलिएबल गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये होता है आपका गैलियम। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार डाल के लिख लेना है। तो ये आपका जेई में CBT 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके चाहे जिस भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे रेलवे को हो या SSC या कोई भी अदर एग्जाम के हो, तो यही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के आते रहते हैं। और रेलवे के खास तौर पर जो भी आपके एग्जाम हुए हैं अभी प्रीवियस ईयर, तो उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। और यही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है और डेली आपको कवर करते रहना है। बढ़ेंगे हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ कि गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक आपका होता है Ga। तो इसे भी नोट डाउन कर लेना। और यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इसके ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग इसलिए डिस्कस करके चलते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो इसे हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो धातुएं ये आघात वर्धनीय होती हैं और धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है और इसे हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। और धातुओं का घनत्व भी उच्च होता है। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे कहते हैं हम लोग धात्विक चमक। और धात्विक चमक के कारण धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है जिसके कारण धातुओं के पतले लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। तो तन्यता का गुण ये होता है जब किसी धातु को उसे एक लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर दें तो उसे कहते हैं हम लोग तन्यता। और आघात वर्धनीयता मीन्स इसे हम लोग किसी धातु को पीट कर एक लंबी एक चादर के रूप में उसे परिवर्तित कर दें तो इसे हम लोग कहेंगे आघात वर्धनीयता। तो आई थिंक ये दो शब्द आप समझ गए होंगे इनके अर्थ क्या होते हैं। तो एग्जाम में आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए तो आप इजीली उनको आंसर निकाल सकते हैं। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की और अगला आपका हो जाएगा कि धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती हैं क्योंकि। तो आगे आपको बताना है यह क्यों होती हैं। तो ये धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, तो इसीलिए आपके यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
तो धातुएं आघात वर्धनीय और कोमल होती हैं क्योंकि धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं और धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं और धातुओं को पीट कर के उन्हें पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि पतली चादर के रूप में मीन्स इस प्रकार आप आकार बना सकते हैं, तो इस आकार को कहेंगे हम लोग आघात वर्धनीयता। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता, और इससे कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपका लिथियम फाइल ये आपका हो जाएगा, और स्वर्ण पत्र ये भी हो जाएगा, चांदी फाइल ये भी हो जाएगा, लेकिन आपका इंडियम पन्नी ये आपकी आघात वर्धनीयता का एग्जाम्पल नहीं होगी। तो किसी पदार्थ को दबाने या उसे विकृत मीन्स इस पे संपीड़ित प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलाने का गुण ही आघात वर्धनीयता कहलाता है। निम्न धातुएं प्रायः आघात वर्धनीय हैं, जैसे आपकी हो जाएगी सोना, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी। तो इसे हम लोग इन्हें पीट पीट के इनके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, और जबकि आपका इंडियम पन्नी यह आघात वर्धनीय नहीं होगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं। तो ये होते हैं आपके एकदम बेसिक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो धातुओं के ऑक्साइड ये आमतौर पर बेसिक मीन्स आपका अर्थ हो जाएगा क्षारीय होते हैं, और ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व हो। तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती हैं, तो ये कौन सी धातु हो जाएगी। तो ये आपकी अधातु हो जाएगी ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ये आपकी सबसे तरल धातु होती है। तो ब्रोमीन ये हैलोजन श्रेणी का तत्व होता है। तो सबसे पहले यही आपको फैक्ट नोट डाउन कर लेना है कि ये हैलोजन वर्ग का तत्व होता है, जिसका परमाणु क्रमांक ये होता है आपका 35, और इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक वैलार्ड ने की थी, और यह सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कैसी है, एकमात्र धातु है, तो इसीलिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद रहती है। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि तो इसमें आपका आंसर तो हो जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन आपका रेलवे 2018 में पूछा गया था, और फिर जब 2018 में ही इसको रिपीट किया हुआ रेलवे के द्वारा, तो इसीलिए रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप रट्टा जरूर मान लेना। अगला प्रश्न है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ब्रोमीन, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो जो आपके सौर पैनल होते हैं मीन से इस प्रकार जिनसे आपकी लाइट बनती है, तो इनमें आपकी कौन सी धातु लगी होती है ये आपको बताना है। तो इसमें लगी होती है आपकी सिलिकॉन, ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी आपके सौर पैनल होते हैं ये आपके फोटोवोल्विक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और सौर पैनल मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेल्यूराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में किस अवस्था में होते हैं। तो जो भी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं ये मुख्यतः आपके अम्लीय अवस्था में होते हैं, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आरआरबी जेईई में 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, तो ये अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए, ये होते हैं अम्लीय अवस्था में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका एलपीए टेक्नीशियन में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उसके बाद यही क्वेश्चन डिक्टू विद ऑप्शन यही रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप 2019 आरआरबी जेईई में एग्जाम हुआ था, तो इसीलिए हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रिपीट करती है। तो आप इसका एग्जाम्पल यहाँ से ही देख सकते हैं और ये वाले ही देख सकते हैं।
तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किए जाते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय प्रकृति में होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और उभयधर्मी यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। तो ये आपके हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मेटलाइड। और निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे उपधातु आपकी होती है, यह जर्मेनियम होती है। बाकी आपकी कार्बन ये भी धातु होती है, आयोडीन ये आपकी गैस होती है, और तांबा ये आपका धातु होता है। तो आपसे ऑप्शन यहाँ पे है जर्मेनियम, तो ये आपका उपधातु हो जाती है। तो क्वेश्चन आपका रेलवे में एनटीपीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं उपधातु। जैसे आपका हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपके उपधातु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से किसका यूज करके सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में इसका यूज किया जाता है? तो ये होता है आपका GaAs। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और सौर सेल बनाने में गैल्वियम एवं आर्सेनिक इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे गैल्वियम का प्रतीक होता है Ga और आर्सेनिक का प्रतीक होता है Es। तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा गैल्वियम और आर्सेनिक। तथा सिलिकॉन का भी यूज हम लोग अर्धचालक के रूप में करते हैं। तो सिलिकॉन का यूज करते हैं मुख्यतः अर्धचालक के रूप में, और गैल्वियम आर्सेनिक इसका यूज करते हैं हम लोग सौर के पैनल के बनाने में। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु ये हो जाएगी आपकी सिलिकॉन, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन आपका 2020 में एनटीपीसी में यहाँ से पूछा गया था। तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अर्धधातु या उपधातु। जैसे आपका हो जाएगा बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये आपके मुख्यतः उपधातु होती हैं। सोना एवं सीसा धातुएं होती हैं। ब्रोमीन ये आपकी होती है एक, ये अधातु होती है और सबसे ज़्यादा ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सामान्य ताप पर ब्रोमीन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि किसको वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो ये होती हैं आपकी अधातुएं जो मुख्यतः ऋणावेशित होती हैं। तो अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में हम लोग जानते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यही फैक्ट जान लेना है कि जो भी तत्व आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर आपका निगेटिव चार्ज चढ़ता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिए हैं तो इसीलिए इन पर ऋणायन चार्ज चढ़ता है, इसीलिए इनको कहते हैं ऋणावेशित आयन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि वह ऋणायन ग्रहण करते हैं इसीलिए वो ऋणायन बनाते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये चालक ये आपकी समानता सत्य नहीं होते हैं। तो इनमें धातुओं के गुणधर्मों के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे कि अधातुओं के क्या इनमें गुण होते हैं। तो पहला आपका गुण हो जाएगा कि धातुओं की तुलना में ये प्रायः ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत तथा ऊष्मा के तो कुचालक होते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि अधातुओं का घनत्व कम होता है और ये भंगुर भी होती हैं, और ये सबसे पहले हल्के मात्रा में ये पाए जाते हैं। थर्ड फैक्ट आपका हो जाएगा कि अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक ये धातुओं से काफ़ी कम होता है, और ये धातुओं की तुलना में मंद तथा चमक रहित होती हैं। मीन्स इनमें ना तो कोई चमक होती है और ना ही ये इनमें कोई स्पीड होती है, मीन्स ये स्लो अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये इसके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है या उपधातुओं का गुणधर्म है। तो ये हो जाएगा अर्धचालक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका NTPC 2021 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अधातुओं में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। इसके गुणधर्म इस प्रकार आपके हो जाएंगे, तो इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। पहला हो जाएगा, ये अर्धचालक होते हैं आमतौर पर और ठोस, चमकदार और नाजुक भी होते हैं। बिजली का मध्यवर्ती कंडक्टर ये होती हैं। और अगला हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि ये उपधातुओं के एग्जाम्पल होते हैं, जबकि अर्धचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं अर्धचालक भी, इनको भी नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे ढीले आवंदित डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में 2018 में ये पूछा गया था। तो धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें सारे ढीले आवंदित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से धातु में धारा का प्रभाव होता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, या क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि धातुओं में धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है। तो ये होता है आपके इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं आपके 25 क्वेश्चन, जो कि यदि हम लोग इसके फैक्ट भी जोड़ लें तो ये 25 प्लस ही हो जाते हैं। तो एक क्लास में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी हेल्पफुल होते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी की 79 क्लासें कर ली हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आपने वो नहीं देखी हैं तो जाके आप वो भी देख सकते हैं। और कम समय में हम लोगों ने कंटेंट आपको ज़्यादा देने की कोशिश की है, तो वो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट हेल्पफुल रहेंगी आपकी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।